कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। चलिए बात करते हैं आज हम लोग यूपी टेट 2022 यानी 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है। इसके लिए हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हम सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज हम जो सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे वो यूपी टेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से एक है, जो पेपर सेकेंड में पूछा गया था 2016 में। 2016 पेपर सेकेंड में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आज उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको 25 मिनिमम कवर करने हैं। क्योंकि ये पेपर सेकेंड है तो पेपर सेकेंड के लिए थोड़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो अप लेवल के होते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे कि क्वेश्चन पेपर है, सॉरी लेवल सेकेंड है, पेपर थोड़े से टफ आए हैं। हर बार पेपर सेकेंड में टफ क्वेश्चन आते हैं, आपको ये बात याद रखनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपित परीक्षण नहीं है? ऐसा कौन है जो व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है? रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी, शब्द सहचर्य परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण। क्या राइट आंसर हो जाएंगे? इसका राइट आंसर आपको जल्दी बताइए। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जब हम पढ़े थे, जब हम लेक्चर वीडियोस कर रहे थे, तो लेक्चर क्लास आपको जब हम दिए थे तो व्यक्तित्व का परीक्षण जो किया गया था, जब आपको नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो उनमें से 3 क्वेश्चन तो सही होंगे। आज हम सबसे पहले 3 क्वेश्चनों को ढूंढ लेते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत होंगे, गलत वाले ही सही हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम 3 ढूंढते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं व्यक्तित्व का परीक्षण। व्यक्तित्व का जब परीक्षण हम कर रहे थे, जब लेक्चर क्लास कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको पढ़ा था ऑप्शन ए रोर्शा का स्याही धब्बा परीक्षण, ये व्यक्तित्व परीक्षण है, ऑप्शन ए सही। टीएटी ये भी व्यक्तित्व परीक्षण है। शब्द सहचर्य परीक्षण ये भी व्यक्तित्व परीक्षण है, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है। ये तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है। जो नहीं होगा तो वही सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन, मैस्लो, कोहलर, पावला। आपको बताना है। ये पेपर सेकंड यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कितने बेहतर तरीके से हम कवर कर पाते हैं। तो चलिए राइट आंसर का बताइए। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर जल्दी बताइए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था? मैस्लो साहब ने दिया था। मैस्लो साहब ने बाल विकास के क्षेत्र में, ठीक है, बाल विकास के क्षेत्र में दिया गया था कौन सा पदानुक्रम सिद्धांत का, ये इन्होंने प्रतिपादन किया था। मुख्य रूप से ये बाल विकास का दिया हुआ कथन है। जो बाल विकास के विभिन्न चरणों की बात करेंगे, तो विभिन्न विभिन्न चरण। अब चलिए इसको डिटेल कर लेते हैं एक बार। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो ने दिया था, ठीक है। वाटसन गलत हो जाएंगे, कोहलर गलत हो जाएंगे, पावला गलत हो जाएंगे। तो मैस्लो ने जब दिया था तो मैस्लो ने इनको बाल विकास के क्षेत्र में, ठीक है, बाल विकास बाल विकास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर बात की गई है विभिन्न चरणों में, ठीक है, विभिन्न चरणों में, विभिन्न चरणों में विभिन्न चरणों में इसका विभिन्न चरणों में पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मुख्य अधिकारी ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। जहां पर आपको मुख्य पूछे या आधिकारिक पूछे, ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। मुख्य पूछेंगे तो मास्टर ग्रंथि, मुख्य का मतलब होता है, ठीक है, प्राइम होते हैं, ठीक है, प्राइम होते हैं, ठीक है। अगर प्राइम होती है तो मुख्य का मतलब प्राइम होती है। अगर तो यहाँ पर बात करेंगे मास्टर, इसके हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि को?
पीयूष ग्रंथि को। तो सीधी बात यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो मुख्य का मतलब होता है जो सबसे प्रमुख हो। सबसे प्रमुख कौन है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं या अंतःस्रावी ग्रंथि पर सभी जितने भी आपके अंतःस्रावित ग्रंथियां उसको कंट्रोल करती है। ऑप्शन थायराइड ग्रंथि नहीं होगा, थायरॉक्सिन एड्रेनल ग्रंथि नहीं होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होगा। कौन से ग्रंथ होगा? पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि होगा, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड भी इसको हम कहते हैं, जो कि मुख्य या प्राइम जो होते हैं, मुख्य या प्राइम जो प्राइम होते हैं उसको यहाँ पर हम कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किया था? यूंग, फ्राइड, एडलर, सल्विन ने। किसने सामूहिक अचेतन का कॉन्सेप्ट दिया था? ठीक है, हम ये क्वेश्चन लेक्चर वीडियो में भी कर दिए हैं। सामूहिक अचेतन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो युंग महोदय ने दिया था। याद रखेंगे, सामूहिक अचेतन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो युंग महोदय ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन कहता है आपसे अंगूर खट्टे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? अंगूर खट्टे हैं, डैश का उदाहरण है? दमन का, प्रतिगमन का, व्यक्तिकरण का, प्रतिक्रिया, निर्माण का। अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण है? आपको राइट आंसर बताने हैं। ये व्यक्तिकरण का उदाहरण है, क्योंकि किसी किसी को अंगूर क्या होते हैं, जो ग्रेप्स होते हैं, किसी को तो किसी किसी को खट्टे भी लगते हैं, किसी किसी को नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर वो होती है व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में दर्शा रहा है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के जो गुण होते हैं उसके बारे में व्यक्तिकरण की बात यहाँ पर की गई है। अंगूर खट्टे हैं, किसकी बात की गई है? व्यक्तिकरण की बात की गई है। अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन होगा। ठीक है, गलत लिखा है यहाँ पर। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था? पावलोव, थॉर्नडाइक, युक्तिकरण, स्किनर। सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकंड में इसके राइट आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने नोट्स में कवर करके रखे हैं, लेक्चर क्लास में कवर करके रखे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट जब हम कर रहे थे यूपी टेट की, तो हम कई बार इसे कर चुके हैं। इवन हम सी टेट की जब भी प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, सी टेट की भी प्रैक्टिस सेट में इसको हमने कवर करके रखा है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? आपको राइट आंसर बताने हैं। स्किनर महोदय ने दिया था। किसने दिया था क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत? स्किनर महोदय ने दिए थे। ठीक है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो ये सीखने के संबंध में सिद्धांत दिया था। ठीक है, सीखने के संबंध में यानी लर्निंग के संबंध में सिद्धांत दिया था। यानी इसको हम अगर बाल विकास की भाषा में कहें तो इसको अधिगम की भाषा में, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के क्षेत्र में इन्होंने सिद्धांत दिया था क्रिया प्रस्तुत का। औसत बुद्धि वाले बच्चों की औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ डैश के बीच होती है? 50 से 69, 70 से 89, 90 से 109, 110 से 129। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है कि औसत की बात पूछी है। औसत वाले बच्चे के पास कितनी IQ होती है? ठीक है, तो मतलब एवरेज की यहाँ पर बात हो गई है। तो एवरेज बुद्धि वाले कितने होते हैं ये आपको बताने हैं। अगर हम एवरेज की बात करें तो जो ना ही बेहतर होते हैं, ये क्या होते हैं? ना ही बेहतर होते हैं, ना ही लोअर होते हैं। तो ऑन एवरेज इसको मानते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 से कितने हो जाएंगे? 90 से 109 के बीच जितने IQ लेवल होते हैं बच्चे की, ठीक है, उसको हम औसत बुद्धि के रूप में मानते हैं। चलिए अगर हम औसत के बारे में समझते हैं, IQ लेवल के बारे में, औसत के बारे में समझते हैं, तो वो 100 नहीं है, वो 100 से बिलो होगा। ठीक है, 100 से वो बिलो हो जाएगी, बिलो रहेगा तो वो 100 प्लस जो होती है। ठीक है, 100 जो प्लस होते हैं वो औसत से ऊपर होते हैं, जो 100 से नीचे जस्ट नीचे रहते हैं उसे औसत माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित मापन
वस्त्रों निम्नलिखित मापन शस्त्रों में सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, स्वतंत्र में, यहाँ पर स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र, निम्नलिखित मापन स्वतंत्र में सबसे अच्छा होता है। नामिक, अनुपातिक, क्रमिक, अंतराल क्या होता है आपको बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक सिद्धांत किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बात करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क। अमूर्त का तर्क का मतलब होता है जो आप देख नहीं सकते हैं, चिंतन के माध्यम से होती है। चिंतन मतलब होती है जो आपको क्रिएटिविटी के आधार पर होती है, आपको कल्पना के माध्यम से जो होती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो जब यहाँ अमूर्त होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी औपचारिक हो जाएगी। कौन सा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी हो जाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के में आती है। डैश जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। जो डैश होते हैं उसको यहाँ पर भरना, ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी आप भर सकते हैं, जो राइट आंसर होगा उसके बारे में। डैश एक जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। समानता का, निरंतरता का, वंशानुगम का, युत्सा का। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताइए। यहाँ पर हम बात करेंगे जन्मजात जो होती है वो समानता का बिल्कुल भी नहीं होती है, निरंतरता वो कंटिन्यूस के भी नहीं होती है, तो ये वंशानुक्रम होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? वंशानुक्रम की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, जिससे कि माता पिता से जो गुण आते हैं वो जन्मजात आते हैं और उनके जो आने वाली पीढ़ी में उसे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किसमें मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध द्वारा, मार्गांतरीकरण द्वारा, विलय द्वारा, नवीनीकरण द्वारा। चलिए राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्ग अंतरीकरण द्वारा। किसी को आप, मार्ग मतलब होती है किसी को अच्छा रास्ता दिखाना, यानी कि उसके सही दिशा देना। मार्ग अंतरीकरण का मतलब होता है सही दिशा दिखाना। क्या होती है? सही दिशा का ज्ञान होना, दिशाओं का ज्ञान कराना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। जो प्रत्यय है उसको, कॉन्सेप्ट, उसको बनते रहना कौन सी प्रक्रिया? विषम, अनियमित, सामयिक, संचयी। प्रत्ययों का बनते रहना यह कौन सी प्रक्रिया है आपको बताना है। एक संचयी क्रिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संचयी क्रिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? जहां पर भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछे वहां राइट आंसर ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे और एक ऑप्शन गलत हो जाएंगे। गलत वाले को हमें ढूंढ के फाइन करके टिक मारने हैं। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो मानसिक उद्विग्नता, पुनरावृत्ति, सीखने की मात्रा, शिक्षण की योग्यता। क्या ऐसे हैं जो यहाँ पर राइट आंसर होंगे आपको बताने हैं। चलिए, भूलने के कारण नहीं है। मानसिक द्विधा ये तो भूलने के कारण है क्योंकि मानसिक से आती है। पुनरावृत्ति मतलब जो आप पीछे सीखे हुए हैं वो आगे जो आगे आप बढ़ा रहे हैं उसके बारे में बात की गई है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। सीखने की मात्रा ये भी भूलने का जो क्रम है उनको दर्शा रहा, सीखने के क्रम को। ऑप्शन ए बी सी 3 सही होंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इन तीनों तो सही हो जाएंगे, लेकिन ये तीनों सही होके भी गलत हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी। डी राइट इसलिए होंगे, जो गलत हो जाएंगे उसे ही हमें सही कर लेना है। चलिए, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है एक कारक, जी कारक, विशिष्ट कारक, सांस्कृतिक बुद्धि। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता को क्या कहलाती है, ये बात आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। जी कारक, हमने जी फैक्टर पढ़ा था, याद है आपको? जी फैक्टर वाली आपको लेक्चर क्लास में जब पढ़ाए थे, इसके स्पीयरमैन 1904 के अनुसार जी फैक्टर के अनुसार यहाँ पर कहा कि बच्चे तर्क कर सकते हैं, बच्चे अपनी जिज्ञासा के अनुसार तर्क कर सकते हैं, जिसे दो भागों में बांटा जा सकता है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। कौन सा? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के रूप में। चलिए, बैंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। डैश भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताने हैं। एल्बर्ट बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सी, निरीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा इसे सीखा जा सकता है। चलिए, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। थॉर्नडाइक महोदय थे, स्पीयरमैन थे, जड़ थे, गिलफोर्ड थे। यहाँ पर अधिगम के संबंध में द्वितत्व का सिद्धांत के बारे में सवाल आपसे पूछा है। द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? सिंपल सी बात है, जब भी द्वितत्व का सिद्धांत के बारे में बात करें तो स्पीयरमैन के बारे में यहाँ पर बात हो जाएगी, क्योंकि लेक्चर वीडियोस में हमने अच्छे तरीके से इसे कवर करके रखा है। द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। जो सीखी हुई बात है आपकी, वो स्मरण करने यानी याद करने तथा और पुनः स्मरण दोबारा याद करने में असफलता कहलाती है। पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, स्मृति क्या हो जाएगी? राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, जो आप सीख गए हैं वो क्या होती है कि स्मृति कहलाती है। ठीक है, जो आप सीख गए हैं उसे स्मृति कहते हैं। पुनः यहाँ पर बात रखेंगे, पुनः स्मरण की बात हो रही है। ठीक है, पुनः स्मरण मतलब आप दोबारा स्मरण कर रहे हैं, तो इसे विस्मृति कहेंगे। अगर सिर्फ स्मरण होता तो क्या कहते हैं हम? स्मृति कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? विस्मृति। तो क्या आ जाएगी? स्मरण प्लस पुनः स्मरण, तो विस्मृति आ जाएगी। चलिए, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारण करता है, कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदन, चरित्र। क्या कहलाता है, आपको बताने हैं। सवाल है, व्यक्तित्व में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ अद्वितीय यानी कि अकल्पनीय, जिसका कोई बेहद अद्भुत तरीके से, ठीक है, निर्धारण करते हैं, तो वो व्यक्तित्व हो जाएगा। समायोजन बिल्कुल नहीं होगा, संवेदन बिल्कुल नहीं होगा, चरित्र बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। सामान्य पुरुष XY गुण सूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में वाओ, कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे 5 सेकंड में राइट आंसर बताया बताने आपको। जबकि मेल में XY होते हैं और फीमेल में क्या होते हैं? XX होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? मेल में क्या होते हैं? XY, जो कि एक सेकंड और हम आप इस पर डिस्कस करेंगे। तो फीमेल में XX होते हैं, ये तो पता है आपको। आपको जब बच्चे पैदा होते हैं, जब लड़का या लड़की पैदा होते हैं, लिंग के जो भेदभाव होते हैं उनके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? X और Y की ज़रूरत होती है।
उनकी किसकी ज़रूरत होती है, वो एक्स और वाई की। तो एक्स तो हमें किससे आ जाती है, एक्स हमें क्या से, फीमेल से आ जाती है और महिला से आ जाती है। जो जेन से जो आती है हमें वाई चाहिए। तो इसके लिए आपसे सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लिंग के जो भेदभाव होते हैं प्रजनन में, जनन में, जो लड़के पैदा होने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, लड़के पैदा होने के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है, लड़का या लड़की, औरत या मर्द, मेल या फीमेल। तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा मेल, क्योंकि एक्स इसके भी हैं, एक्स इसके भी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक्स एक्स है, इसमें वाई भी आती है। जो इस हिसाब से कहा जा सकता है, अगर वाई क्रोमोजोम आते हैं मेल से और फीमेल से एक्स क्रोमोजोम आते हैं तो दोनों मिलकर लड़का का निर्माण करता है। क्योंकि लड़की में तो सिर्फ एक्स होती है, तो फिर लड़का से अगर एक्स आया तो इसको यहाँ पर लड़की की निर्माण, लड़की के जो आते हैं वो बनते हैं, ठीक है। सवाल तो वो था, लेकिन अब यहाँ पर सवाल कुछ अलग पूछा गया। सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया है, सामान्यतः पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर सेकेंड में कभी पूछ सकते हैं। पेपर सेकेंड में पूछा गया था 2016 की यहाँ पर बात करें तो, पेपर सेकेंड में तो एक्स एक्स होंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें सोचने समझने दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे दिए गए आधे प्राप्तांक और उसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाते हैं मध्यमान, बहलांक, मध्यकांक, मानक विचलन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर, मध्यांक हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्यांक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में एक डैश विधि है। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में डैश एक विधि है, जो आकृति है, समभावृत्ति है, संभाकृति है, गुम्भा अक्षराकृति है, स्वलिखित आकृति है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभाकृति। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभाकृति। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे ज़्यादा ध्यान का क्या होना चाहिए, किस तथ्य पर ध्यान होना चाहिए। शिक्षण तकनीक का, शारीरिक क्षमता का, व्यक्तिगत भिन्नता का, पारिवारिक स्थिति का। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसको हम लाइफ लाइन के तरह हम चूज़ करके पहले दो ऑप्शंस को हटा देते हैं, ये दोनों नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या नहीं होंगे ये आपको, चलिए इसको ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ऑप्शन बी एंड डी नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शंस बचते हैं कौन कौन, आपके पास जो ऑप्शंस बचते हैं, ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, आपके पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों में से कौन सही होंगे आपको बतानी है। आप एक शिक्षक हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय आपका जो सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए वो किस क्षेत्र में होना चाहिए, किस तथ्य पर होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये बात आपको बताने हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता, जो व्यक्तिगत भिन्नता की बात है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग परिस्थिति से आते हैं, समाज से आते हैं, दायरे से आते हैं, अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग पर्यावरण से आते हैं, अलग अलग फैमिली से आते हैं। उनके सभी जो व्यक्तिगत भिन्नता, कौन बच्चे किस माहौल में पढ़े हैं, कौन बच्चे किस माहौल में पढ़ सकते हैं, ये भिन्नता आपको वहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। कोई बच्चे ऐसे हैं जो तुरंत समझ लेंगे, कोई बच्चे ऐसे हैं जो समझने में उसे दिक्कत होती है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी व्यक्तिगत भिन्नता। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपने आत्मा का प्रत्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोने है। कथन किसना है, टीचनर का, वुंड का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। किसका कथन है, आपको राइट आंसर बताने हैं। जल्दी राइट आंसर बताइए।
ये वुडवर्थ का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वुडवर्थ का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोलैंगिक विकास में गुप्त अवस्था का वह उपरांत संबंधित है। मनोलैंगिक मनोलैंगिक विकास में गुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष का, 6 से यौवन तक का, 18 से 20 वर्ष का, 20 से 22 वर्ष का। आपके पास ऑप्शन है आपके सामने, आपको राइट आंसर यहाँ पर बताने हैं, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। मनोलैंगिक विकास गुप्त अवस्था की बात करें तो 6 से यौवन वर्ष तक, यहाँ पर गुप्त अवस्था की बात हो रही है। ऐसा जो अवस्था जिसमें बच्चे का जो यौवन विकास होता है, जिसको शारीरिक डिफरेंस होते हैं, लड़का लड़की में जो भेद होना शुरू हो जाते हैं, लिंग जेंडर तो बचपन से आते हैं, लेकिन बड़े होकर जो शारीरिक डिफरेंस जो आते हैं वो यहाँ पर आपको बता रहा पूछ रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया है, क्या था? एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोहलर ने, वाटसन ने। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए, राइट आंसर अपना बताइए, क्या राइट आंसर होगा? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन महोदय ने किया था। आपको पता है, हमने लेक्चर वीडियो में इसके बारे में, लेक्चर क्लास में इसके बारे में डिस्कस करके रखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एरिक्सन। चलिए, 26 क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अनुसार इदम अहम प्राहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। बेंडूरा, युंग, एडलर, फ्रायड। इदम अहम प्राहम किसके अनुसार? कितनी सिंपल क्वेश्चन पूछा है, 5 सेकंड में इसका राइट आंसर दे पाएंगे आप। ये भी पेपर सेकंड में पूछा, आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन कब पूछा है? पेपर सेकंड में पूछा है। फर्स्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ के भी आपको थोड़ा मार्क्स गेन करने में सहायता करते हैं। ठीक है, इदम अहम प्राहम, अगर इसकी बात करें तो ये सिगमंड फ्रायड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिना सोचे समझे इसका राइट आंसर दे पाएंगे आप। चलिए, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखा जाता है? वाटसन, स्किनर, गठरी, थॉर्नडाइक। कौन ऐसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिसका मानना है कि व्यवहारों की भांति भी भाषा सीखी जाती है? भाषा एक व्यवहारिक लैंग्वेज से सीखी जाती है। क्या होती है? भाषा व्यवहारिक लैंग्वेज से सीखी जाती है। कौन से महोदय ने ये बात माना है? ठीक है, स्किनर महोदय के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। स्किनर महोदय का मानना था क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा, किसके द्वारा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा इसको सीखा जा सकता है, स्किनर महोदय ने माना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? मतलब नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन, 3 सही और 1 गलत। गलत वाले को ढूंढ के सही कर लो आप। ठीक है, प्रसार, बहुलांक, मध्यांक, मध्य, मान। आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर बताइए। ठीक है, सवाल पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो बहुलांक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, मध्यमांक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन प्रसार नहीं है। जो नहीं है उसे हम सही कर लेंगे राइट आंसर करके। ठीक है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव, हेगाटी, थॉर्नडाइक, हल। 5 सेकेंड। समझ नहीं आता, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पेपर सेकंड में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन 2016 यूपी टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इतने सिंपल भी कभी कभी आ सकते हैं। चलिए, आपके पास कितने सेकंड है? 5 सेकंड राइट आंसर है। नोट्स में ऐसे क्वेश्चन हो और लेक्चर क्लास प्रैक्टिस सेट में न जाने कितनी बार हमने करके इसे रखा है। ठीक है, कौन सा प्रयत्न एवं भूल का ये थॉर्नडाइक महोदय था? किसने कहा? थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन,
डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसने कहा था? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड, थॉर्नडाइक ने कहा था। पहला मैं आपको बता दूं लाइफ लाइन के बारे में, लाइफ लाइन के बारे में, जैसे आपको बिग बॉस में देता है, ठीक है। तो पहले तो हॉलैंड नहीं होगा, गैरेट नहीं होगा, ये दोनों महोदय तो बिल्कुल यहाँ आने वाले हैं नहीं। आपके पास ऑप्शन से बचते हैं ए एंड डी, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। किसने कहा था? किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक वातावरण का गुणनफल है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, 5 सेकंड में राइट आंसर देंगे, वुडवर्थ महोदय हो जाएंगे, ठीक है। वुडवर्थ महोदय ने ये कथन कही थी। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट CDP के 30 क्वेश्चन के, जिनमें 25 आपको मिनिमम कवर करने। अब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितने बेहतर हो पाए हैं। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए जो पेपर यूपी टेट पेपर 2 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए नोट्स लेने के लिए नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर आपको व्हाट्सअप करके नोट्स ले लेनी है, जिसमें से आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।